हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का वेलकम है। देखिए, हाफ ईयरली पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 यूपी बोर्ड केमिस्ट्री का पेपर है। कक्षा 11वीं का रसायन विज्ञान का जो हाफ ईयरली ये पेपर हुआ है। आइए इस पेपर को हम लोग समझते हैं। निश्चित तौर पर आपके लिए भी बेनिफिट होगा। इस पेपर को अच्छे से आप सॉल्व करके चलें। देखिए, पूर्णांक 70 अंक का है। प्रारंभिक में कुछ नोट यहाँ पर दिया गया। 20 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन OMR बेस्ड है। सेक्शन ए और सेक्शन बी डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या आए हुए हैं, क्या इसका आंसर बनेगा। देखिए, पहला, कैल्शियम के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। देखिए, संयोजी कोष उसे कहते हैं जो अंतिम अंतिम कोष होता है, जहाँ पे जिसमें अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी कोष कहलाता है, यानी कि बाह्यतम कोष, जो कि संयोजन की क्रिया में भाग लेता है एक दूसरे परमाणु के साथ। तो कैल्शियम के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, क्योंकि कैल्शियम भी क्षारीय मृदा धातुओं की श्रेणी में आता है, जो वर्ग दूसरा है आप लोगों का। तो इसमें जो विकल्प आपका राइट होगा दूसरे का पहले के क का ए 2 हो जाएगा। दूसरा देखिए, कार्बनिक यौगिकों में मुख्यतः निम्नलिखित आबंध बनते हैं। 4 विकल्प हमारे सामने है। देखिए, जो भी कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन कार्बन के बीच सिंपली वो सहसंयोजी आबंध बनने की प्रक्रिया पाई जाती है, सहसंयोजी आबंध। तो इसमें सहसंयोजी आबंध यानी ख वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। तीसरा देखिए, एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 57 है। निम्न में से किस ब्लॉक का तत्व होगा? S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। देखिए, जिसका परमाणु क्रमांक 57 होता है, 57 से आगे जो शुरू होता है आवर्त सारणी में, सीरियम से लेकर के ल्यूटेशियम 71 तक, सीरियम 58 से ल्यूटेशियम 71 तक F ब्लॉक के एलिमेंट माने जाते हैं। जो 14 तत्वों की श्रेणी होती है, लेंथेनम और लेंथेनाइड और एक्टेनाइड, वो आवर्त सारणी से बाहर रखे गए हैं। ठीक, वो F ब्लॉक के होते हैं। तो F ब्लॉक के जस्ट पीछे जो लेंथेनम है, जिसका परमाणु क्रमांक 57 होता है, ये आपके D ब्लॉक के अंतर्गत आता है। तो ये ग वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, उत्प्रेरक का साम्यावस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, उत्प्रेरक का साम्यावस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। साम्यावस्था वह अवस्था होती है जिसमें उत्प्रेरक अभिक्रिया की जरूर गति को तीव्र कर देता है, मंद कर देता है, परंतु ऐसी रासायनिक समीकरण जो कि साम्य की अवस्था में हो, तो साम्य उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी अपरिवर्तित रहती है, वो जो केमिकल रिएक्शन होगी। अर्थात चौथे का आपका ये ग वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होता है? 4 विकल्प है। देखिए, वेग स्थिरांक जब हम लोग बढ़ाते हैं ना, वेग स्थिरांक, ताप बढ़ाने से वेग स्थिरांक की भी वैल्यू बढ़ जाती है, बढ़ जाता है। ख वाला राइट हो जाएगा। आगे देखिए, H2O2 में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या पूछ रहा है। जब H2O2 माने हाइड्रोजन पराक्साइड, पराक्साइड कब बनता है? जब एक ही परमाणु 2 बार आ जाए, OO 2 बार आ जाएगा, HOO जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बनाएंगे तो। और पराक्साइडों में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होगा वो आपका -1 होता है, -1 होगा। अर्थात जो विकल्प है क वाला आपका इसमें राइट हो जाएगा। अब आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 है, निम्न में से कौन सी धातु एक से अधिक ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करती है? सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, आयरन है। तो इसमें देखिए, सोडियम तो +1 होगा, मैग्नीशियम का +2 होगा, एल्युमिनियम +3 होता है, और आयरन जो होता है ना, आयरन फेरस और फेरिक 2 कंडीशन में पाया जाता है। +2 भी ऑक्सीडेशन होती है और +3 भी ऑक्सीडेशन शो करता है। तो एक से अधिक ऑक्सीकरण संख्या इनमें घ वाला राइट आयरन का हो जाएगा। आगे देखिए, रसायन विज्ञान के जनक लेवसिये थे, तो ख वाला आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इस हाफ ईयरली पेपर का, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण उसके तत्वों से किया गया था? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, अमोनियम कार्बोनेट। तो सबसे पहले वो जो कार्बनिक कंपाउंड था वो यूरिया लिया गया था। ग वाला इसमें राइट हो जाएगा। उसी के आधार पे जो है तत्वों का विश्लेषण किया गया था। प्रश्न संख्या 10वां आइए। 10वां, वायु है। 4 विकल्प देखिए, वायु में तो तमाम गैसें, तमाम तत्व मिले हैं, गैसीय मिश्रण मिले हैं। तो ये तमाम तत्व यदि मिले हुए हैं तमाम, तो ये मिश्रण कहला जाएगा। वायु खुद एक समांगी मिश्रण है। यहाँ पर आगे देखिए, 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्व है, निम्नलिखित में से तत्व है। देखिए, हीरा, दूध, वायु, सुक्रोज। तत्व ये हीरा है, हीरा कार्बन का अपरूप माना जाता है ना, तो ये हीरा को हम तत्व की श्रेणी में रखते हैं। 14 क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जब दिग्गंशी क्वांटम संख्या एल की वैल्यू 0 हो जाए तो कक्षक की आकृति कैसी होगी?
देखिए यल का मान 0, 1, 2, 3 यदि आ रहा है तो वह उस कक्षक के आकार को प्रदर्शित करता है। 0 यानी कि यस कक्षक, 0 के बाद यदि 1 आ जाएगा तो यस के बाद पी कक्षक होगा, फिर 2 आ जाएगा तो डी कक्षक। अब चूंकि सर्वप्रथम दिगंशी क्वांटम संख्या यल की वैल्यू 0 आया है तो यस में प्रवेश कर रहा है। यस का मतलब कि वो गोलाकार होता है, यस कक्षक का आकार गोलाकार होता है, तो क वाला आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न 13 देखिए, किसी तत्व के समस्थानिक यम यम यहाँ पर देख रहे हैं ना यक्स, और नीचे ये परमाणु क्रमांक इसका दिया है यक्स यम स्मॉल यम में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, और इसमें परमाणु भार नहीं दिया है, परमाणु भार इस तत्व के ऊपर रहेगा, यानी इसको मान लीजिए यन, इसको मान लीजिए यन छोड़ा हुआ है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? देखिए हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या माइनस उसका परमाणु क्रमांक होता है, तो यन में से यम घटाना पड़ेगा यहाँ पे। इस तरह से ग वाला आपका विकल्प इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 चेक कर लीजिए, चुंबकीय क्वांटम संख्या से क्या ज्ञात होता है? देखिए जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यम से व्यक्त करते हैं, जिसका मान यल पर डिपेंड करता है, एम बराबर माइनस यल से प्लस यल तक होता है। तो यह कक्षकों के अभिविन्यास को बताती है, कक्षकों का अभिविन्यास बताती है। ये ग वाला आपका राइट हो जाएगा। 15 क्वेश्चन देखिए, सेकेंड ए समूह के तत्व कहलाते हैं। जो देखिए आवर्त सारणी में जो पहला वर्ग होता है फर्स्ट ए, वो क्षारीय धातुएं होती हैं, और सेकेंड ए क्षारीय मृदा धातुएं आता है। तो क्षारीय मृदा धातु यानी ग वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा 15 का। अब 16 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों में से सबसे छोटा आयन सम इलेक्ट्रॉनिक आयन कैसे हुआ? चूंकि सोडियम का 11 होता है, 11 में से +1 दिया है तो 1 घटा दीजिए, उसके परमाणु क्रमांक में से 1 घटाएंगे तो 10 हो गया। मैग्नीशियम का 12 में से 2 घटाइए, प्लस का मतलब घटाइए, माइनस का मतलब जोड़िए, तो इसका भी 10 हो गया। एल्युमिनियम में 13 में से 3 घटा दीजिए, 10 हो जाएगा। सिलिकॉन 14 में से 4 घटा दीजिए, इसका भी। तो सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, इसलिए सम इलेक्ट्रॉनिक आयन हो गए। लेकिन ये पूछ रहा है कि सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों में सबसे छोटा आयन कौन सा होगा? देखिए जो जितना अधिक पॉजिटिव है, जिसके ऊपर जितना अधिक पॉजिटिव चार्ज लगा है, वह उतना ही अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है, मतलब कि वह उतना ही छोटा माना जाएगा। तो घ वाला यहाँ पे चूंकि इस पे 4 का चार्ज है, इसलिए ये सबसे आयनों में सबसे छोटा आयन यही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आइए, निम्न में से पी ब्लॉक का सदस्य नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं ना विकल्प दिया, क ख, ये बोरान है, एल्युमिनियम है, और ये क्रिप्टॉन है, और ये टाइटेनियम है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो एल्युमिनियम है आपका, ये तो पी ब्लॉक का एलिमेंट है। अब बोरान है, ये भी पी ब्लॉक का एलिमेंट है। क्रिप्टॉन है, ये भी है पी ब्लॉक का एलिमेंट, हेलोजन परिवार का। और ये जो टाइटेनियम है ये डी ब्लॉक के अंतर्गत आता है, तो पी ब्लॉक का सदस्य यही टाइटेनियम नहीं है। ये घ वाला आपका राइट हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 18 पर फोकस करिएगा। लिखा गया है कॉपर सल्फेट की अपक्रिया पोटेशियम आयोडाइड से कराई जा रही है, करेक्ट। तो कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन होता है, ये देखिए वैल्यू दिया है, 1 से 0 होगा, 2 से 0 होगा, 2 से 1 आ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड से कराइए, फिर देखिए क्या बनता है, फिर इनकी ऑक्सीडेशन संख्या निकालिए। कॉपर सल्फेट में कॉपर का निकाल लीजिए, और जो प्रोडक्ट बन रहा है कॉपर वाला प्रोडक्ट कॉपर आयोडाइड, तो उसमें कॉपर का निकालिए और देखिए कि घट रहा है या बढ़ रहा है। आइए चेक करते हैं। ये देखिए कॉपर सल्फेट की थोड़ी सी मात्रा बढ़ा दीजिए, डबल कर दीजिए, 2CuSO4 + 4Ki कर दीजिए। ऐसा इसलिए किया गया है इसको संतुलित करने के लिए। और ये जो प्रोडक्ट बना रहा है Cu2I2 बना लिया, चूंकि यहाँ पर 2 लगा है तो Cu2, और यहाँ चूंकि 4I लिया गया है तो 2I2 बन जाएगा। और एक I2 जो है ना, यहाँ 2I2 के रूप में, I2 के रूप में यहाँ पर निकल गया, तो I2 4 हो जाएगा, संतुलित है। अब यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट है इससे पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया कराता है, तो Cu2I2 बनाता है प्लस पोटेशियम सल्फेट बना रहा है। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे चूंकि हम लोग जानते हैं कि कॉपर की ऑक्सीडेशन संख्या +2 होती है, ठीक है, +2 होती है। अब ये जो प्रोडक्ट बना रहा है Cu2I2 में Cu की ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाल लेते हैं। तो ये निकालने के लिए हमने Cu का मान लिया x, चूंकि इस पर 2 लगा है तो x गुणित 2 प्लस 2 I2 है, तो 2 गुणित आयोडीन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है, तो गुणा करके बराबर 0 किया जाता है, ये फार्मूला है। तो 2x अब -2 बराबर 0, जब काट रहे हैं -2 उधर जा रहा है, +2 हो जाएगा,
2 से 2 कट गया, 1 आया। इसका मतलब ये है कि कॉपर की ऑक्सीडेशन 2 से 1 हो जा रही है, 2 से +1 हो जा रही है। मतलब ये है कि इसमें जो ये विकल्प है ग वाला आपका राइट हो जाएगा, 2 से 1 होना। प्रश्न 19 देखिए, 19 क्या कह रहा है? 19 ये कह रहा है कि निम्न में उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब कि यह जो ऑक्साइड होगा वह अम्ल और क्षार दोनों जैसा व्यवहार करता है, अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है। तो उसमें जो विकल्प है देखिए, सोडियम आयोडाइड, सिलिकॉन आयोडाइड नहीं, फास्फोरस आयोडाइड नहीं, ये यहाँ पे फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड दिया है, ये सोडियम ऑक्साइड है, ये सिलिकॉन ऑक्साइड है और स्टेनस ऑक्साइड। तो इसमें जो स्टेनस होता है ना, स्टेनस ऑक्साइड, इसमें उभयधर्मी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो घ वाला आपका राइट हो जाएगा। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का अंतिम प्रश्न यहाँ पर है, पानी का सूत्र H2O होता है। H2O में H संबंधी O का भारात्मक अनुपात, यानी कि H का मोलर मास और ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान टोटल। अब निकाल करके हम कैलकुलेट करते हैं कौन सा विकल्प राइट होगा, ये देखिए। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में H2 यानी कि हाइड्रोजन का 1 होता है, तो ये 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा इसका भार। और ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान होता है 16, तो 2 संबंधी 16 काट दीजिए, 1 2 एकम 2 8 16, 1 संबंधी 18, यानी ग वाला विकल्प इसमें राइट हो जाएगा। एक ग वाला आप राइट कर दीजिए। इसके बाद देखिए सेकंड पार्ट आपका आ गया वर्णनात्मक खंड ब। यहाँ से अलग अलग क्वेश्चन आए हुए हैं। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पर चेक करिए, सीमांत अभिकर्मक क्या होता है? देखिए, कोई भी जब रासायनिक अभिक्रिया हम कराते हैं या कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है, तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है अभिकारक और दूसरा होता है प्रोडक्ट। तो अभिकारक में यदि 2 अभिकारक भाग ले रहे हैं अभिकारक की साइड में, तो जिनमें एक की मात्रा मान लीजिए सबसे कम है और एक की ज़्यादा है, तो इसका नियम क्या है कि जिसकी मात्रा कम होती है वह सबसे पहले समाप्त हो जाता है और वही मात्रा प्रोडक्ट को प्रभावित करता है, और जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो न्यूट्रल बना होता है, एक तरह से समझिए। तो जिसकी मात्रा उस अभिक्रिया में कम होगी वह क्या करता है, उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है, इसीलिए उस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं सीमांत अभिकर्मक। जैसे इस इक्वेशन में हम देख पा रहे हैं N2+3H2 बराबर 2NH3, ये हमारे अभिकारक हैं और ये प्रोडक्ट अमोनिया का बन रहा है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन 14 दूना 28 ग्राम हो गया और 3 दूनी 6 ग्राम आपका हाइड्रोजन यूज कर लिया गया। तो जो कम मात्रा है हाइड्रोजन, यही हमारी क्या कहलाती है, सीमांत अभिकर्मक। और ये जो प्रोडक्ट बना रहा है आपका, जो भी बना रहा हो, लेकिन जिसकी मात्रा ये कम है वही प्रोडक्ट की अभिक्रिया को क्या करता है, सीमित कर देता है। अब क्वेश्चन दूसरा देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का क्या नियम है? तो द्रव्यमान संरक्षण का ये नियम कहता है कि जो भी पदार्थ है, जो भी द्रव्य है, वह जो है न तो हम बना सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं उसे, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, यही हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। और दूसरा पूछा अफबाऊ का नियम बताइए। तो अफबाऊ का क्या नियम है? अफबाऊ के नियम के अनुसार परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का जब हम भराव करते हैं तो उनके निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर की तरफ जाया जाता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ऐसे, यानी कि निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर की तरफ इलेक्ट्रॉनों का भराव होता है। अफबाऊ का रूल यही कहता है। और दूसरा क्या पूछा है, आधुनिक आवर्त नियम क्या है? देखिए, मेंडलीव का आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। आगे पूछा है रासायनिक साम्यावस्था किसे कहते हैं? देखिए, कोई भी अभिक्रिया हो रही है तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अग्र अभिक्रिया की दर और विपरीत अभिक्रिया की दर दोनों बराबर हो जाए, यानी कि जितना हमारा अभिकारक बन रहे हैं उतना ही प्रोडक्ट भी बन रहे हैं, तो दोनों की दर यदि बराबर हो जाए तो इसको हम बोलते हैं कि इनकी सांद्रता बराबर हो जाती है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार की जो इक्वेशन होती है, रासायनिक समीकरण होती है, रासायनिक साम्यावस्था कहलाती है। अगला क्या पूछा है, एल्केन और एल्कीन में क्या अंतर है? देखिए, जब एल्केन की बात होती है, एल्केन का जो फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है, और एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है। और एल्केनों के बीच में क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है,
जैसे मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। जबकि एल्कीन की आप बात करते हैं तो एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। एल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड, जबकि एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। इसका जो सूत्र होता है CnS2n होता है एल्कीन का। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। ये समझिए, जैसे एथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा, ऑक्सीकरण संख्या व संयोजकता में क्या अंतर है। देखिए, जो ऑक्सीकरण संख्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या कोई भी तत्व होता है तो किसी भी तत्व के किसी यौगिक में, कोई भी मान लीजिए यौगिक है, तो उस यौगिक में जो भी परमाणु भाग ले रहे हैं तो उन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों के कारण उसके ऊपर जो उपस्थित आवेश होता है, आवेश को ही ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। कोई भी तत्व होता है, जैसे कापर सल्फेट में कापर पर जो आवेश होता है 2+, मैग्नीशियम सल्फेट में Mg पर 2+। तो जो आवेश होता है ना, चार्ज, वही हमारा क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। और दूसरी तरफ जब संयोजकता की बात करते हैं तो संयोजकता उसके एक परमाणु द्वारा स्थानांतरित या उसके द्वारा साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को डिपेंड कर रही है। यानी कि संयोजकता जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड करती है कि कितने इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु से साझा कर रहे हैं या अपना इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं, इस तरह से होता है। संयोजकता जो है ना सदैव पूर्ण संख्या में होती है, जबकि ऑक्सीकरण संख्या आपका भिन्न में भी आ सकती है। ये चीज पूछा है। अगला पूछा है कि हाइड्रोकार्बन की सजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं। देखिए, सजातीय श्रेणी पूछा है तो ऐसी कार्बनिक श्रेणियां होती हैं जिसमें, ऐसे हाइड्रोकार्बन की श्रेणियां होती हैं जिसमें समान क्रियात्मक समूह होता है। यानी कि जैसे एल्केन हो गया और इनमें CS2 का अंतर होगा। CS2 जोड़ते हैं तो आपको मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, CS2 जोड़ते जाइए, वो अपना आगे की सूत्र बनता चला जाएगा। तो ऐसे कार्बनिक श्रेणियां जिनमें समान क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं उन्हें हम लोग हाइड्रोकार्बन की सजातीय श्रेणियां कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से 7 प्रश्नों का जवाब दीजिए। क वाला है अ, ब, स। अब तीनों का IPSC नाम लिखना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना कि कार्बन किधर से, अब जो भी शाखित श्रृंखलाएं हैं जहाँ से प्रारंभ होती हैं, किधर से कम स्कोरिंग पड़ रहा है, किधर से ज़्यादा। तो जिधर से कम स्कोरिंग हो रहा है, जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका राइट साइड से एक दूसरे स्थान पे ये शाखित श्रृंखला ली गई। तो नॉमेनक्लेचर आप जब भी करेंगे इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5। तो दूसरे स्थान पे ये मेथिल ग्रुप लगा है तो इसको क्या पढ़ेंगे, 2 मेथिल पेंटेन। चूंकि 5 है कार्बन तो पेंटेन हो जाएगा, सबके बीच सिंगल बॉन्ड है, 2 मेथिल पेंटेन। उसी तरह से ब, ये देख रहे हैं ब और ये स, आइए इसको समझते हैं। अब इस ब वाले क्वेश्चन में देखिए कि फंक्शनल ग्रुप कोई एक कीटोनिक ग्रुप लगा है, कीटोन CO। अब दूसरे ही स्थान पर इधर से तीसरा पड़ता है, इधर से दूसरा, तो नामनक्लेचर आप इस साइड से करेंगे, 1 2 3 4। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, 2 ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन, चूंकि कीटोन में ओन लग जाता है, 2 पर है इसलिए 2 ब्यूटेनोन। वहीं आइए स वाला चेक करिए। अब इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा फार्मूला है जो दिया गया है। अब इसमें, अब यहाँ पे ओइक ग्रुप लगा है, देखना ना, COOH, मेथेनोइक, प्रोपेनोइक, यहाँ पे ओइक कंपाउंड लगा हुआ है यहीं पे। तो हम यहीं से शुरू करेंगे नामनक्लेचर, 1 2 3 4 5। तो नामनक्लेचर 5 है तो पेंट हो जाएगा, पेंट 3। अब चूंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाना होगा, चूंकि कार्बन है 4 मोर वैलेंसी, 4 वैलेंसी होती है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, एक 3 एक 4 हो जाएगा। तो जब नामनक्लेचर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पेंट 3 इन। अब डबल बॉन्ड को इन पढ़ते हैं, ट्रिपल को आइन पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, पेंट 3 इन 1 ओइक अम्ल। पहले पर ओइक लगा है, 1 ओइक अम्ल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आया हुआ है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। रेडॉक्स रिएक्शन है, रेडॉक्स नहीं बल्कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे का अपचयन होता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते। कोई ऐसी अभिक्रिया मिलती है जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, दोनों एक साथ, तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स इक्वेशन, बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। दूसरा पूछा ऑक्सीकरण संख्या। तो किसी भी तत्व के ऊपर आवेशों की संख्या, जो चार्ज हम बोले हैं ना,
चार्ज आवेश, जितना आवेश होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कहलाती है। और यह आवेश कहाँ से आता है? इलेक्ट्रॉनों को या तो खोएगा या तो प्राप्त करके बनाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है कि निम्न के मोलर मास, मोलर द्रव्यमान पूछ रहा है। H2O का क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 एकम 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 जोड़ेंगे टोटल 18 हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 दूना 32 करिए, 12 32 44 हो जाएगा। कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 4 एकम 4 12 4 16 हो जाएगा मोलर मास, मोलर द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन देखिए समस्थानिक और समभारी में अंतर पूछा है। तो समस्थानिक में माने ऐसे दो या दो से अधिक ऐसे परमाणु या तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं परंतु परमाणु भार अलग अलग होते हैं, उसे समस्थानिक बोलते हैं। जैसे 1H1 1H2 1H3, 1H1 को प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम बोलते हैं। वहीं समभारी पूछ रहा है तो दो या दो से अधिक ऐसे तत्व या परमाणु जिनके परमाणु भार तो समान होते हैं, परमाणु भार माने ऊपर, परमाणु भार समान होते हैं परंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, जस्ट उसका उल्टा। जैसे 6 कार्बन 14 भी होता है और 7 कार्बन 14 भी होता है। तो कार्बन का जो परमाणु भार है 14 14 है, इसलिए परमाणु समभारी इसको बोलते हैं। फिर आगे क्वेश्चन देखिए, पाउली के अपवर्जन नियम को स्पष्ट कीजिए। तो पाउली का अपवर्जन नियम क्या कहता है कि किसी भी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान बराबर नहीं हो सकता। यदि n l m समान है तो स्पिन क्वांटम संख्या की मान प्लस अप एंड माइनस डाउन होगा। इस तरह से डिफरेंस होता है। अगला पूछा है संक्रमण तत्वों की मुख्य विशेषताएं बताइए। देखिए संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? आवर्त सारणी में जो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं ना, उनको संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्योंकि क्योंकि यह यस और डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है आवर्त सारणी में हमारा, क्योंकि यह यस और पी ब्लॉक के जस्ट बीच में होते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, ट्रांजिटिव एलिमेंट कहते हैं। और ये हमारे आवर्त सारणी में 3 से लेकर के 12 तक होते हैं, बीच में होते हैं। ठीक, इनकी खासियत ये होती है कि जो संक्रमण तत्व होते हैं वो रंगीन आयन बनाते हैं, अनुचुंबकीय गुणधर्म रखने वाले होते हैं और परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ये इनकी डेंसिटी अधिक होती है, इनका घनत्व तो अधिक होता है, अत्यधिक कठोर होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। ठीक है, अगला पूछा है ओस्टवाल्ड का तनुता नियम बताइए। तो किसी भी दुर्बल वैद्युत अपघट्य के वियोजन की जो मात्रा होती है उसके तनुता के वर्गमूल के समानुपाती होती है। इसको कवर कर ले, देख लें। इसी को हम लोग ओस्टवाल्ड का नियम भी बोलते हैं। वियोजन की मात्रा इज इक्वल टू अंडर रूट के इंटू भी होता है। के को बोलते हैं वियोजन स्थिरांक। और इसका अगला क्वेश्चन देखिए पूछा ज वाला, निम्नलिखित स्पीसीज में प्रत्येक रेखांकित तत्व की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। यहाँ पर देख रहे हैं ना, सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट है, सोडियम बोरान हाइड्राइड है, पोटेशियम परमैंगनेट है, केमेनोफोर। तो इसमें पी की, इसमें बोरान की और इसमें एमएन की ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जा रहा है। आइए इसको समझ लीजिए। तो ऑक्सीडेशन निकालने के लिए अब इसमें फास्फोरस का निकालना, सोडियम का +1 होता है, हाइड्रोजन का +1 होता है। तो सोडियम का +1 सब में प्लस प्लस करते जाइए। प्लस चूंकि 2 लगा है तो 2 गुणित इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है, 2 गुणित 1 हो जाएगा, प्लस फास्फोरस का x मानिए, प्लस ऑक्सीजन का 4 गुणित -2 कर देंगे, चूंकि ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का -2 होता है, बराबर हमें 0 करना है। इसी तरह से निकाला जाएगा। जब कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 5 आएगी इसमें, यानी कि फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर। और उसी तरह से सोडियम बोरान हाइड्राइड में, अब इसमें क्या होगा, बोरान का पूछ रहा है तो हाइड्राइड की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। ध्यान दीजिएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, -4। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, घटाएंगे तो +3 आएगा। इसी तरह से केमेनोफोर का ऑक्सीडेशन में यमन का पूछ रहा है तो यमन का निकाल लीजिए। पोटेशियम का +1 होता है, 2 लगा है, यहाँ से 2 का गुणा हो जाएगा, प्लस यमन का x मान लीजिए, 4 गुणित यहाँ ऑक्सीजन का -2 होता है, बराबर सॉल्व करेंगे तो x बराबर +6 आएगा। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्न में से 3 प्रश्नों का जवाब दीजिए। और यहाँ पर क में निम्नलिखित पर टिप्पणी बताइए। रस, देखिए रस समीकरण मिति गुणांक, इसको बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक भी कहा जाता है।
तो स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक या रस समीकरण मिति गुणांक क्या होता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक होते हैं और दूसरा जितना प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद बनता है, तो अभिकारक और उत्पादों के मात्राओं के संबंध को ही हम रस समीकरण मिति गुणांक या स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक कहते हैं। अगला पूछा आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी वो गैसीय परमाणु पर लागू होती है। किसी भी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम लोग आयनन एंथैल्पी बोलते हैं। अगला पूछा एल्काइन का संरचना सूत्र बताइए। देखिए एल्काइन का जो सूत्र होता है CnH2n-2 होता है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन कार्बन की 4 वैलेंसी को संतृप्त कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसे हमारे सामने C2H2 है, एथाइन इसको बोलते हैं। अब कार्बन के बीच यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, बीच में आपका सिग्मा बॉन्ड होगा, ऊपर पाई नीचे पाई, और यहाँ पे सिग्मा सिग्मा बॉन्ड ये कार्बन हाइड्रोजन से बना रहा है, ये एल्काइन का स्ट्रक्चर है। अगला पूछा केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण क्या है। देखिए रासायनिक समीकरण सिंपल सा फंडा है कि जब ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें अभिकारक भी हो और दूसरी तरफ प्रोडक्ट बने, तो अभिकारकों और प्रोडक्ट में जो उनकी जो मात्रा होती है वो लगभग लगभग समतुल्य होती है, बराबर होनी चाहिए, यानी कि समीकरण को संतुलित होना चाहिए, तो उनकी मात्रा बराबर होती है, तो इस प्रकार का इक्वेशन क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण कहा जाता है। अगला पूछा है कि प्लांक का क्वांटम सिद्धांत बताइए। तो देखिए प्लांक का क्वांटम सिद्धांत ये बताता है कि ऊर्जा जो होती है ना, ऊर्जा निरंतर उत्सर्जित होती रहती है, इसमें उत्सर्जित बल्कि उत्सर्जित नहीं होती है। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत ये बोलता है कि जो ऊर्जा होती है वह विकिरण या उत्सर्जित नहीं होती, बल्कि ये छोटे छोटे एक पैकेट बना लेता है ना, छोटे छोटे पैकेटों या क्वांटा के रूप में उत्सर्जित होती है। यही हमारा प्लांक का क्वांटम सिद्धांत बोलते हैं, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। आगे पूछा है कि आवर्त सारणी के चारों ब्लॉकों का नाम और उनके लक्षण पूछ रहा है। तो हमारा जो आवर्त सारणी होता है 4 ब्लॉक में तो डिवाइड है भाई, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो उन ब्लॉकों का आप लोगों को अलग अलग चीज बताना। एस ब्लॉक का तत्व हमारे आवर्त सारणी में पहला वर्ग होता है, दूसरा वर्ग होता है, जिनको क्रमशः पहले वर्ग को क्षारीय धातुएं और दूसरे वर्ग में जो है क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं, ठीक। और वहीं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एस ब्लॉक के तत्वों का NH2 होता है। वही जब पी ब्लॉक की बात करेगा तो जो पी ब्लॉक होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Np1 to 6 होता है, यानी कि पी कोष में 1 से 6 इलेक्ट्रॉन तक जा सकते हैं। और पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं हमारे आवर्त सारणी में वर्ग 13 से लेकर के 18 तक होते हैं, हीलियम नियन आर्गन तक, ठीक है। और अगला है डी ब्लॉक का। तो ऐसा था तो जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है उसे डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। पी में जाएगा तो पी ब्लॉक का तत्व, और डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। डी ब्लॉक के तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2 से लेकर के N-1 D1 to 10 होता है। चूंकि S और P के बीच में होता है तो पी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग संक्रमण तत्व भी कहते हैं। और जो 14 तत्वों की श्रेणियाँ होती हैं जिसको लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कहते हैं, वह आवर्त सारणी से बाहर रखी गई हैं, उनको हम लोग एफ ब्लॉक का एलिमेंट बोलते हैं। फिर आगे देखिए साम्य स्थिरांक Kp को परिभाषित कीजिए, बल्कि ये दाब साम्य स्थिरांक है Kp, इसकी डिफिनीशन बतानी है और Kp और Kc में संबंध को बताना है यहाँ पे। तो सबसे पहले दाब साम्य स्थिरांक Kp क्या होता है, तो स्थिर ताप पर किसी भी गैसीय मिश्रण में उपस्थित किसी गैस का जो आंशिक दाब होता है उसके मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है, उसको Kp से व्यक्त किया जाता है। और Kp के संदर्भ में हम कोई एक इक्वेशन लेते हैं और उसमें हम क्या बोलते हैं, Kp और Kc में संबंध का जो फार्मूला होता है उसको स्थापित करते हैं। आइए इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक इक्वेशन लेते हैं A+B=C+D, और यहाँ पर इनकी मात्रा जो स्मॉल a और स्मॉल b c d दिख रहे हैं ना, ए इनकी मात्रा है। ये कोई साम्य रासायनिक समीकरण है जिसमें ए अभिकारक है और ये आपका प्रोडक्ट बन रहा है। सभी गैसीयस स्थिति में होती हैं तभी ये नियम लागू होता है। तो इसके लिए साम्य स्थिरांक Kc, जो साम्य स्थिरांक Kc है, Kc बराबर क्या होगा, प्रोडक्ट का साइड बटे रिएक्टेंट का साइड। और दूसरा ये चीज कि इनकी जो मात्रा होती है ना, इनकी द्रव्यमानों के ऊपर घातांक के रूप में लग जाती है। यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, C के पावर C, D के पावर D बटे ये
ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा, इसको बोलते हैं साम्य स्थिरांक Kc। अब वहीं दाब स्थिरांक क्या डिफरेंस होता है, अब इस इक्वेशन को दाब स्थिरांक में कैसे डिनोट कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, तो इसके लिए Kp बराबर क्या होगा, सभी के सामने आंशिक दाब Pp लगा दिया गया, बस ये जो इक्वेशन देख रहे हैं इसमें बस Pp लगा दीजिए हर जगह, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। अब आदर्श गैस इक्वेशन का समीकरण क्या बोलता है, Pv बराबर एन आर टी, Pv बराबर एन आर टी, एन क्या है मोलों की संख्या, आर गैसीय नियतांक है और टी टेम्परेचर है, भी आयतन है, पी दाब है आंशिक दाब। तो Pv बराबर एन आर टी होता तो P बराबर सिंपली क्या हो जाएगा, P बराबर एन बटे भी इंटू आर टी। अब एन बटे भी को मोलों की संख्या बटे आयतन को, इसको बोलते हैं सांद्रता, C से व्यक्त करते हैं सांद्रता, हर माने परमाणु का एक सांद्रता होता है, तो C को सांद्रता बोलते हैं। अब क्या होगा, P बराबर इसको एन बटे भी को हम यदि C लिख ले तो P बराबर सी आर टी हो जाएगा, करेक्ट। अब P बराबर सी आर टी हो जाएगा और ये इक्वेशन देख रहे हैं Kp बराबर पी 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 हर जगह लगा है, P माने आंशिक दाब, आंशिक दाब के संदर्भ में P बराबर सी आर टी, C सांद्रता है और R और T तो R गैस नियतांक, T टेम्परेचर है। तो आंशिक दाब Pa बराबर क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ पर समझने की कोशिश करिए, Pa बराबर क्या हो जाएगा, ए आर टी, ए क्या हो गया, उसकी सांद्रता हो गई। यदि P बराबर सी आर टी तो Pa बराबर ए आर टी, Pc बराबर सी आर टी, Pb बराबर बी आर टी, Pd बराबर डी आर टी। ठीक है, जो ए है, सी है, बी है, डी है, ये इसकी कंसंट्रेशन को बता रही है इस इक्वेशन में। अब सिंपली हमें क्या करना है, पी ए, पी बी, पी सी, पी डी के स्थान पे बस यही वैल्यू हमें उठा के इसमें रख देनी है इक्वेशन नंबर 2 में। जैसे ही इसमें हम रखते हैं, जैसे पी सी की बात आएगी, पी सी मैंने सी आर टी केवल रखी, चूंकि हम लोग निकाल रहे हैं ना पी सी बराबर सी आर टी। अब डी यहाँ पे पी डी बराबर क्या होगा, डी आर टी, अब पूरे के पावर सी है तो सी लगाइए, डी लगाइए, करेक्ट। उसी तरह से नीचे वाली भी वैल्यू ए आर टी करके पी ए के स्थान पे ए आर टी पावर ए, बी आर टी पावर बी लगा देते हैं। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इस सी का अंदर गुणा कर दे रहे हैं, सी पर भी घात लग जाएगा, आर पर भी, टी पर भी, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी। ठीक है, अब इसको हम सजातीय क्रम में लिख सकते हैं, सी पर घात सी करके आर टी पर एक घात सी लगा दे, अलग अलग डिवाइड करके इसको सजातीय श्रेणी में देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे देख रहे हैं ना, सी घाते सी, डी घाते डी, इसको एक तरफ, उसी तरह ए घाते ए और बी घाते बी एक तरफ, इंटू आर टी को हम एक तरफ चाट लिया। अब चूंकि जानते हैं सजातीय श्रेणी में, सजातीय क्रम में क्या होता है, गुणांकों में घातांक को जोड़ दिया जाता है, इसलिए आर टी यहाँ भी, आर टी यहाँ भी है, तो सी प्लस डी हो जाएगा ऊपर, नीचे भी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, आर टी की पावर ए और आर टी के पावर बी। बहुत ही सिंपल है, आप केवल सिर्फ समझ लीजिए। तो हमें केपी का यहाँ पर एक फार्मूला फाइंड अप हो गया। ठीक, अब इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, जो समीकरण 1 देख रहे हैं, केसी बराबर इतना, केसी बराबर ये, केसी की वैल्यू ये, सिंपली अब इसी मान को उठा के यहाँ पे इसमें हमें रख देना है। अब इसी में हम रख देते, इस वैल्यू को, ये वाली जो वैल्यू देख रहे हैं ना, इसको केसी बोलते हैं, केसी, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये पूरी वैल्यू केसी के बराबर है ये। अब इसके स्थान पे सिर्फ केसी रखते, केपी बराबर यहाँ पे केसी इंटू, अब ये आर टी वाला वैल्यू देख लीजिए, आर टी चूंकि दोनों सजाती है तो नीचे से जाएगा तो उसमें जाहिर सी बात है घट जाएगा, तो सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। अब इसको हम एन टू मान लिया, इसको एन वन मान लिया पूरी वैल्यू को, तो एन टू माइनस एन वन यानी डेल्टा एन कह सकते हैं। तो के पी बराबर के सी आर टी के पावर डेल्टा एन मोलों की संख्या है। इस तरह से हमें एक सूत्र फाइंड अप हुआ है, इसमें एन टू की वैल्यू ग्रेटर देन एन वन। लास्ट क्वेश्चन देखिए सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम तो कष्ट होगा, लगेगा। घ वाला अंतिम क्वेश्चन देखिए, कार्बनिक यौगिकों में संकरण के प्रकार उदाहरण सहित बताइए। संकरण पूछ रहा है। देखिए संकरण क्या होता है कि किसी भी परमाणु पर उचित ऊर्जा के 2 या 2 से अधिक ऑर्बिटल मिल करके समान ऊर्जा के 2 या 2 से अधिक नए ऑर्बिटल बनाते हैं, तो इस प्रक्रम को परमाणु ऑर्बिटलों का संकरण कहते हैं। अब संकरण 3 प्रकार का होता है, sp संकरण, sp2 संकरण और sp3 संकरण, अलग अलग हमें बताने हैं। अब sp संकरण के केस में क्या होता है, एक s और एक p ऑर्बिटल मिल करके समान ऊर्जा के 2 नए ऑर्बिटल बना ले, एक s और एक p मिल करके 2 नए ऑर्बिटल बन जाएंगे। अब जब यहाँ पे बताया गया है कि जब कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2, ये उसके रियल स्थिति में होता है, ग्राउंड स्टेट में होता है। ठीक है, अब एक्साइटमेंट स्टेट की अवस्था कब आती है, जब इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन होता है बाहर की तरफ जाने लगता है।
ठीक है। तो यहाँ पे उसी चीज़ को दिखाया गया है, पी एक्स पी वाई पी जेड होता है। तो यहाँ से जो एस वाला इलेक्ट्रॉन है आगे कूद गया इसमें, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन पी जेड में चला गया। तो यहाँ पे ये फोकस किया जा रहा है कि एस पी और यहाँ पे एस और एक पी, एक एस का इलेक्ट्रॉन एक पी का ये एस पी संकरण करा, जैसे एसिटिलीन के केस में। एसिटिलीन के केस में देखिए यहाँ पे जो कार्बन है ये आप ये जो हाइड्रोजन है एस ब्लॉक को डिनोट करता है। जब 1s और कार्बन की स्ट्रक्चर बनता है 1s2 2s2 2p p, तो ये sp संकरण को डिनोट कर रहा है। और दूसरे तरह इस एंगल से भी समझ सकते हैं, ये जो कार्बन है अपने इर्द गिर्द कितने लोगों से कनेक्टेड है। ये देखिए एक कार्बन इधर ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, इधर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, तो एक इधर जुड़ा हाइड्रोजन से, एक इधर जोड़ लिया कार्बन से, तो यहाँ पे दो लोगों से संयुक्त है, तो ये कार्बन sp संकरण बना रहा है। उसी तरह यह वाला भी कार्बन sp संकरण बना रहा है। उसी प्रकार से sp2 संकरण क्या होता है, sp2 संकरण में एक s और दो p ऑर्बिटल मिलकर के तीन नए ऑर्बिटल बनाते हैं, 2 1 3, एक s और दो p, px भी और py दोनों को कंबाइन कर लिया गया। घेरा में आप देख पा रहे हैं। जैसे एथिलीन के केस में, एथिलीन के केस में क्या होता है कि यह जो कार्बन होता है अपने आसपास किन्हीं तीन लोगों को अटैच करेगा, तब sp3 संकरण बनेगा। कर रहा है ना एथिलीन के केस में, देख रहे हैं एक जो कार्बन है एक हाइड्रोजन से यहाँ, ये इधर इस कार्बन से, तो 1 2 3, तो sp2 संकरण हो गया। उसी तरह से sp3 संकरण के केस में ये जो कार्बन होता है अपने आसपास चार लोगों से साझा करेगा, एक s और तीन p ऑर्बिटल, तो चार लोगों यानी कि CH4 मेथेन में 1 2 3 4 sp3 संकरण हो गया। इस तरह से आपका ये पेपर रहा हाफ ईयरली। आई मीन आपको समझ में आया होगा। सो वेरी वेरी थैंक्स।